त्याग और धोखे के बीच फंसी एक अनाम रिश्ते की कहानी। आजकल के बच्चे काफी संवेदनशील हो चुके हैं। इस सामान्य सोच से मैं भी इत्तेफाक रखता था। हमारी पीढ़ी ज्यादा भावुक थी, लेकिन अपने बच्चे को देखकर लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। स्त्रियां अधिक यथार्थवादी होती हैं। जमीन व आसमान के संबंध में सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इस संदर्भ में पुरुषों के और स्त्रियों के विचार में बड़ा अंतर होता है। जब कुछ नहीं सूझता तो किसी सशक्त और धैर्य देने वाले विचार को पाने के लिए पुरुष नीले आकाश की ओर देखता है, परंतु ऐसे समय में स्त्रियां सिर झुकाकर धरती की ओर देखती हैं। विचारों में ये मूल अंतर है। पुरुष सदैव अव्यक्त की ओर, स्त्री सदैव व्यक्त की ओर आकर्षित होती है। पुरुष का आदर्श है आकाश, स्त्री का धरती। शायद ईला को भी यथार्थ का बोध हो गया था। जीवन में जब जीवन को देखने या जीवन को समझने के लिए कुछ भी न बचा हो और जीवन की सांसें चल रही हों, ऐसे व्यक्ति की वेदना कितनी असह्य होगी, महज ये अनुमान लगाया जा सकता है। शायद इसलिए उसने आगे और इलाज कराने से साफ मना कर दिया था। कैंसर की आखिरी स्टेज थी। नहीं, अब और नहीं। मुझे यहीं घर पर तुम सबके बीच चैन से मरने दो। इतनी तकलीफ झेलकर अब मैं इस शरीर की और छीछा-लेदर नहीं करना चाहती। ईला ने अपना निर्णय सुना दिया। जिद्दी तो वो थी ही, मेरी तो वैसे भी उसके सामने कभी नहीं चली। अब तो शिवू की भी उसने नहीं सुनी। नहीं बेटा, अब मुझे इसी घर में अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहने दो। जीवन जैसे तैसे कट गया, अब आराम से मरने दो बेटा। सब सुख देख लिया, नाती पोता, तुम सबका पारिवारिक सुख। बस अब तो यही इच्छा है कि सब भरा पूरा देखते देखते आंखें मूंद लूं। ईला ने शिवू का गाल सहलाते हुए कहा और मुस्कुरा दी। कहीं कोई शिकायत, कोई शोभ नहीं। पूर्व बोध भरे आनंदित क्षण को नापा नहीं जा सकता। वो परमाणु सा होकर भी अनंत विस्तारवान है। पूरी तरह संतुष्टि और पारदर्शिता झलक रही थी उसके कथन में। मौत सिरहाने खड़ी हो तो इंसान बहुत उदार दिल वाला हो जाता है क्या? क्या चला चली की बेला में वो सबको माफ करता जाता है? पता नहीं। शिखा भी पिछले एक हफ्ते से माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती रही, फिर हार कर वापस पति व बच्चों के पास कानपुर लौट गई। शिवू की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। आंखों में आंसू लिए वो भी माँ का माथा चूमकर वापस जाने लगा। बस बेटा, पापा का फोन जाए तो फौरन आ जाना। मैं तुम्हारे और पापा के कंधों पर ही शमशान जाना चाहती हूँ। एयरपोर्ट के रास्ते में शिवू बेहद खामोश रहा। उसकी आंखें बार बार भर आती थीं। वो माँ का दुलारा था, शिखा से 5 साल छोटा। माँ की जरूरत से ज्यादा देखभाल और लाड़ प्यार ने बेहद नाजुक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया था। शिखा जितनी मुखर और आत्मविश्वासी थी, वो उतना ही दब्बू और मासूम था। जब भी ईला से कोई बात मनवानी होती तो मैं शिवू को ही हथियार बनाता। वो कहीं न कहीं इस बात से भी आहत था कि माँ ने उसकी भी बात नहीं मानी, या शायद माँ के दूर होने का गम उसे ज्यादा साल रहा था। आजकल के बच्चे काफी संवेदनशील हो चुके हैं। इस सामान्य सोच से मैं भी इत्तेफाक रखता था। हमारी पीढ़ी ज्यादा भावुक थी, लेकिन अपने बच्चों को देखकर लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं कि उम्र के साथ परिपक्व होकर भी मैं पक्का घाघ हो गया हूँ। जब अम्मा खत्म हुई थी तो शायद मैं भी शिवू की ही उम्र का रहा होऊंगा। मैं तो उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही घर पहुंच पाया था। घर में बाबूजी व बड़े भैया ने सब संभाल लिया था। दोनों बहनें भी पहुंच गई थी। सिर्फ मैं ही अम्मा को कंधा ना दे सका, पर इतने संवेदनशील मुद्दे को भी मैंने बहुत सहज और सामान्य रूप से लिया। बस रात में ट्रेन की बर्थ पर लेटे हुए अम्मा के साथ बिताए तमाम पल छन छन कर दिमाग में घुमरते रहे। आंखें छलछला जाती थीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी आज बच्चों की अपनी माँ के प्रति इतनी तड़प और दर्द देखकर मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को अपने तरीके से सही ठहरा कर लेता हूँ। असल में अम्मा के 4 बच्चों में से मेरे हिस्से में उनके प्यार व परवरिश का चौथा हिस्सा ही तो आया होगा।
इसी अनुपात में मेरा भी उनके प्रति प्यार व परवाह का अनुपात 1/4 रहा होगा। और क्या, लगभग 1 हफ्ते से मैं शिवू को बार बार देख रहा था। वो पूरे समय ईला के आसपास ही बना रहता था। यही तो ईला जीवन भर चाहती रही थी। शिवू की पत्नी सीमा जब साल भर के बच्चे से परेशान होकर उसकी गोद में उसे डालना चाहती तो वो खींच उठता। प्लीज सीमा, अभी इसे संभालो, माँ को दवा देनी है, उनकी कीमो की रिपोर्ट पर डॉक्टर से बात करनी है। वाकई ईला है बहुत अच्छी, वो अक्सर फूलती भी रहती। मैं तो राजरानी हूँ, राजयोग लेकर जन्मी हूँ। मैं उसके बचकानेपन पर हंसता। अगर मैं उसकी दबंगई और दादागिरी इतनी शराफत और शालीनता से बर्दाश्त ना करता तो उसका राजयोग जाता पानी भरने। जैसे वही एक प्रज्ञावती है, बाकी सारी दुनिया तो घास खाती है। ठीक है कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उसने बहुत ईमानदारी और मेहनत से निभाई है। ससुराल में भी सबसे अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन इन सब के पीछे यदि मेरा मोरल सपोर्ट ना होता तो क्या कुछ खाक कर पाती वो? मोरल सपोर्ट शायद उपयुक्त शब्द नहीं है। फिर भी अगर मैं हमेशा उसकी तानाशाही के आगे समर्पण ना करता और दूसरे पतियों की तरह उस पर हुक्म गांठता, उसे सताता, तो निकल गई होती उसकी सारी हेकड़ी। लगभग 45 वर्ष के वैवाहिक जीवन में ऐसे कई मौके आए जब वो महीनों बिसूरती रही। मेरा तो भविष्य बर्बाद हो गया जो तुम्हारे पल्ले बांध दी गई। कभी विचार नहीं मिले, कोई सुख नहीं मिला। बच्चों की खातिर घर में पड़ी हूँ, वरना कब का जहर खा लेती। बीच में तो वो 3-4 बार महीनों के लिए गहरे अवसाद में जा चुकी है। हालांकि इधर जब से उसने कीमोथेरेपी ना कराने का निश्चय कर लिया था और आराम से घर पर रहकर मृत्यु का स्वागत करना तय किया था, तब से वो मुझे बेहद फिट दिखाई दे रही थी। उसकी धाकड़ काया जरूर सिकड़ के बच्चों जैसी हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग और जुबान में उतनी ही तेजी थी। उसकी याददाश्त तो वैसे भी गजब की थी। इस समय वो कुछ ज्यादा ही अतीत जीवी हो गई थी। उम्र और समय की भारी भरकम शिलाओं को ढकेलती अपनी यादों के तहखाने में से वो न जाने कौन कौन सी तस्वीरें निकालकर अक्सर बच्चों को दिखलाने लगती थी। उसकी नींद बहुत कम हो गई थी। उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने झट से पलकें खोल दी। दोनों कोरों से 2 बूंद आंसू झलक पड़े। शिबू के लिए काजू की बर्फी खरीदी थी? हाँ भाई, मठरियां भी रखवा दी थी। मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा तो वो आश्वस्त हो गई। नर्स के आने में काफी समय है ना? उसकी नजरें मुझ पर ठहरी थीं। हाँ, क्यों? कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं हूं ना। नहीं, जरूरत नहीं है, बस जरा दरवाजा बंद करके तुम मेरे सिरहाने आकर बैठो। उसने मेरा हाथ अपने सिर पर रख लिया। मरने वाले के सिर पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलते। सच बताओ, रानी भाभी से तुम्हारे संबंध कहाँ तक थे? मुझे करंट लगा, सिर से हाथ खींच लिया। सोते हुए ज्वालामुखी में प्रवेश करने से पहले उसके ताप को नापने और उसकी विनाशक शक्ति का अंदाजा लगाने की सही प्रतिभा हर किसी में नहीं होती। पागल हो गई हो क्या? अब इस समय तुम्हें ये सब क्या सूझ रहा है? जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। सो अगर रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाओ, ना कि रिश्ते को। यही सोचकर चुप थी अभी तक, पर अब सच जानना चाहती हूँ। सूझ तो बरसों से रहा है, बल्कि सुलग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने खुद को भ्रम का हवाला देकर बहलाए रखा। बस अब जाते जाते सच जानना चाहती हूँ। जब अभी तक बहलाया है तो थोड़े दिन और बहलाओ। वहां ऊपर पहुंचकर सब सच झूठ का हिसाब कर लेना। मैंने छत की तरफ उंगली दिखाकर कहा। मेरी खींच का उस पर कोई असर नहीं था। और वो विभा जिसे तुमने कथित रूप से घर के नीचे वाले कमरे में शरण दी थी, उससे क्या तुम्हारा देह का भी रिश्ता था? छी, तुम सठिया गई हो क्या? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? कोई जरूरत हो तो बताओ, वरना मैं चला। मैं उन आंखों का सामना नहीं करना चाहता था। शोभ और अपमान से तिलमिलाकर मैं अपने कमरे में आ गया। शिबू ने जाते जाते कहा था, माँ को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैंने पहली बार उसकी जुबान से सुनी है। पहले भी ऐसा सुना है।
मुझे लगा था कि वो अब सब भूल भाल गई होगी। इतने लंबे अंतराल में बेहद संजीदगी से घर गृहस्थी के प्रति समर्पित ईला ने कभी इशारे से भी कुछ जाहिर नहीं किया। हद हो गई। ऐसी बीमारी और तकलीफ में भी खुरापाती दिमाग कितना तेज काम कर रहा था। मेरे मन के सघन आकाश से विगत जीवन की स्मृतियों की वर्षा अनेक धाराओं में होने लगी। कभी कभी तो ये ऐसी मूसलाधार होती हैं कि उनके निरंतर आघातों से मेरा शरीर कहीं छलनी छलनी ना हो जाए, ऐसा संदेह मुझको होने लगता है। परंतु मन विचित्र होता है, उसे जितना बांधने का प्रयत्न किया जाए वो उतना ही स्वच्छंद होता जाता है। जो वक्त बीत गया वो मुंह से निकले हुए शब्द की तरह कभी लौटकर वापस नहीं आता, लेकिन उसकी स्मृतियां मन पर ज्यों की त्यों अंकित रह जाती हैं। रानी भाभी की नाजो अदा का जादू मेरे सिर पर चढ़ा था। 17-18 की अल्हड़ और नाजुक उम्र में मैं उनके रूप का गुलाम बन गया था। भैया की अनुपस्थिति में भाभी के दिल लगाए रखने का जिम्मा मेरा था। बड़े घर की लड़की के लिए इस घर में एक मैं ही था जिससे वे अपने दिल का हाल कहती। भाभी थी त्रिया चरित्र की खूब मंझी खिलाड़ी। अम्मा तो कई बार भाभी पर खूब नाराज भी हुई थी। मुझे भी कसकर लताड़ा तो मैं भी अपराध बोध से भर उठा था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तो मैं पक्का ढीठ हो गया। अक्सर भाभी के साथ रिश्ते का फायदा उठाते हुए पिक्चर और घूमना चलता रहा। ईला जब ब्याह कर घर आई तो पास पड़ोस की तमाम महिलाओं ने उसे गुपचुप कुछ खबरदार कर दिया था। साधारण रूप रंग वाली ईला भाभी के भड़कीले सौंदर्य पर भड़की थी या सुनी सुनाई बातों पर। काफी दिन तो मुझे अपनी कैफियत देते ही बीते। फिर वो आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आसानी से आश्वस्त हो गई थी। वो अपने वैवाहिक जीवन का शुभारंभ बड़ी सकारात्मक सोच के साथ करना चाहती थी, या कोई और वजह थी पता नहीं। भाभी जब भी घर आती तो ईला एकदम चौकन्नी रहती। उम्र की ढलान पर पहुंच रही भाभी के लटके झटके अभी भी एकदम यौवन जैसे ही थे। रंभा उर्वशी के जीन्स लेकर अवतरित हुई थी वे, या उनके तलवों में साक्षात पद्मिनी के लक्षण थे पता नहीं। उनकी मत्स्यगंधा देह में एक ऐसा नशा था जो किसी भी योगी का तप भंग कर सकता था। फिर मैं तो कुछ ज्यादा ही अदना सा इंसान था। दूसरे दिन नर्स के जाते ही वो फिर आ ऊ करके बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने तकिया पीछे लगा दिया। कोई तुम्हारी पसंद की सीढ़ी लगा दूं? अच्छा लगेगा। मैं सीढ़ी निकालने लगा। रहने दो, अब तो कुछ दिनों के बाद सब अच्छा और शांति ही शांति है, परम शांति। तुम यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। वो फिर से मुझे कटघरे में खड़ा होने का शाही फरमान सुना रही थी। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। बोलो, कुछ चाहिए? हाँ, सच सच बताओ। जब तुम विभा को दुखियारी समझकर घर लेकर आए थे और नीचे बेसमेंट में उसके रहने खाने की व्यवस्था की थी, उससे तुम्हारा संबंध कब बन गया था और कहाँ तक था? फिर वही बात, आखिरी समय में इंसान बीती बातों को भूल जाता है। और तुम? मैंने तो पूरी जिंदगी भुलाने में ही बिताई है। वो आंखें बंद करके हाँफने लगी। फिर वो जैसे खुद से ही बात करने लगी थी। समझौता कितना मामूली शब्द है, मगर कितना बड़ा तीर है जो जीवन को चुभ जाता है तो फांस का अनदेखा घाव सा टीसता है। अब थक चुकी हूँ जीवन जीने से और जीवन जीने की समझौते से भी। जिन रिश्तों में सबसे ज्यादा गहराई होती है वही रिश्ते मुझे सतही मिले। जिस तरह समुद्र की अथाह गहराई में तमाम रत्न छिपे होते हैं, साथ में कई जीव जंतु भी रहते हैं, उसी तरह मेरे भीतर भी भावनाओं के बेशकीमती मोती थे, तो कुछ बुराइयों जैसे जीव जंतु भी। कोई ऐसा गोताखोर नहीं था जो उन जीव जंतुओं से लड़ता, बचता बचाता उन मोतियों को देखता, उनकी कद्र करता। सबसे गहरा रिश्ता माँ बाप का होता है। माँ अपने बच्चे के दिल की गहराइयों में उतरकर सब देख लेती है, लेकिन मेरे पास में तो वो माँ भी नहीं थी जो मुझे थोड़ा भी समझ पाती। सच और विश्वास की रेशमी चादर में इत्मीनान से लिपटी जब वो अपने बच्चों की दुनिया में माँ और नानी की भूमिका में आकंठ डूबी हुई थी,
उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी के कई राज ऐसे थे जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। दूसरा रिश्ता पति का था, वो भी सतही। जब अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रखना चाहती तो तुम भी नहीं समझते थे, क्योंकि शायद तुम गहरे में उतरने से डरते थे, क्योंकि मेरे दिल के आईने में तुम्हें अपना ही अक्स नजर आता जो तुम देखना नहीं चाहते थे और मुझे समझने में भूल करते रहे। देखो, तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम आराम करो इला। वो नवंबर का महीना था शायद। रात को मेरी नींद खुली तो तुम बिस्तर पर नहीं थे। सारे घर में तुम्हें देखा। नीचे से धीमी धीमी बात करने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज भी दी, मगर तब फुसफुसाहट बंद हो गई। मैं वापस बेडरूम में आई तो तुम बिस्तर पर थे। मेरे पूछने पर तुमने बहाना बनाया कि नीचे लाइट बंद करने गया था। अच्छा, बहुत हो गया। तुम इतनी बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। वैसे कह तो मैं पूरी जिंदगी कुछ नहीं पाया, लेकिन प्लीज अब मुझे बख्श दो। खींच और बेबसी से मेरा गला भर आया। उसके अंतिम दिनों को लेकर मैं दुखी हूँ, और ये है कि न जाने कहाँ के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। ये घटना को लेकर भी उसने कम जांच पड़ताल नहीं की थी। विभा ने भी सफाई दी थी कि वो अपने नन्हे शिशु को दुलार रही थी, लेकिन उसकी किसी दलील का ईला पर कोई असर नहीं हुआ। उसे निकाल बाहर किया। पता नहीं वो कैसे सच सूंघ लेती थी। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी, तुम मेरे पीछे बैठे थे और वो मुझसे छिपाकर तुम्हें कोई इशारा कर रही थी, और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो वहां से खिसक ली थी। मैंने पहली नजर में ही समझ लिया था कि वो औरत खूब खेली खाई है। 50 बार तो पल्ला ढलकता है इसका। तुमको तो खैर दुनिया की कोई भी औरत अपने पल्लू में बांध सकती है। याद है, मैंने तुमसे पूछा भी था, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुझे यकीन दिलाना चाहते थे कि वो तुमसे डरती है, तुम्हारी इज्जत करती है। तब शिखा ने टोका भी था, माँ तुम्हारा ध्यान बस इन्हीं चीजों की तरफ जाता है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। माँ की इन ठेठ और ताना बातों से शिखा चिढ़ जाती थी। कौन कहेगा कि मेरी माँ इतने खुले विचारों वाली है, पढ़ी लिखी है। उन दिनों मेरे दफ्तर की सहकर्मी चित्रा को लेकर जब उसने कोसना शुरू किया तो भी शिखा बहुत चिढ़ गई थी। मेरे पापा हैं ही इतने डिसेंट और स्मार्ट कि कोई भी महिला उनसे बात करना चाहेगी, और कोई बात करेगा तो मुस्कुराकर चेहरे की तरफ देखकर ही करेगा ना। बेटी ने मेरी तरफदारी तो की, लेकिन उसके सामने ईला की कोसने वाली बात सुनकर मेरा खून खौलने लगा था। मुझे ईला के सामने जाने से भी डर लगने लगा था। मन हुआ कि शिखा को एक बार फिर वापस बुला लूं, लेकिन उसकी भी नौकरी, पति, बच्चे सब मैनेज करना मुश्किल है। दोपहर में खाना खिलाकर ईला को लिटाया तो उसने फिर मेरा हाथ थाम लिया। तुमने मुझे बताया नहीं। देखो, अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है। अब तो मुझे धोखे में मत रखो। सच सच बता दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पूरी जिंदगी बीत गई है, अब तक तो तुमने इतनी जिरह नहीं की, इतना दबाव नहीं डाला मुझ पर। अब क्यों? इसलिए कि मैं स्वयं को धोखे में रखना चाहती थी। अगर तुमने दबाव में आकर कभी स्वीकार कर लिया होता तो मुझे तुमसे नफरत हो जाती, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करना चाहती थी, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ थी, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी अवहेलना को मैंने अपने प्रेम का हिस्सा बना लिया था, इसलिए मैंने कभी सच जानने के लिए इतना दबाव नहीं डाला। फिर ये भी समझ गई कि प्रेम यदि किसी से होता है तो सदा के लिए होता है, वरना नहीं होता। लेकिन अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। फिर सीने पर धोखे का ये बोझ लेकर क्यों जाऊं? मरना है तो हल्की होकर मरूं। तुम्हें मुक्त करके जा रही हूँ तो मुझे भी तो शांति मिलनी चाहिए ना। अभी तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ, जो शायद पहले बिल्कुल ना कर पाती। उफ, राहत का एक लंबा गहरा उच्छ्वास। तो इन सब के लिए अब ये मुझे माफ कर सकती है। वो अक्सर गर्व से कहती थी कि उसकी छठी इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है। खोजी कुत्ते की तरह वो अपराधी का पता लगा ही लेती है,
लेकिन ढलती उम्र में बीमारी की वजह से उसने अपनी छठी इंद्री को आस्था और विश्वास का एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया था, या कहीं बूढ़े शेर को घास खाते हुए देख लिया होगा। इसी से मैं आज बच गया। सच और विश्वास की रेशमी चादर में इत्मीनान से लिपटी जब वो अपने बच्चों की दुनिया में माँ और नानी की भूमिका में आकंठ डूबी हुई थी, उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी के कई राज ऐसे थे जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। अब इस मुकाम पर मैं उससे कैसे कहता कि मुझे लगता है कि ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक त्याग की दुनिया है और दूसरी धोखे की। जितनी देर किसी में हिम्मत होती है वो धोखा दिए जाता है और धोखा खाए जाता है, और जब हिम्मत चूक जाती है तो वो सब कुछ त्याग कर एक तरफ हट कर खड़ा हो जाता है। मिलता उस तरफ भी कुछ नहीं है, मिलता इस तरफ भी कुछ नहीं है। मेरी स्थिति ठीक उसी बरगद की तरह थी जो अपनी अनेक जड़ों से जमीन से जुड़ा रहता है, अपनी जगह अटल अचल। कैसे कभी कभी एक अनाम रिश्ता इतना धारदार हो जाता है कि वो बरसों से पल रहे नामधारी रिश्ते को लहूलुहान कर जाता है। ये बात मेरी समझ से परे थी।